131 गिलहरी मुझे उकसाओ मत। अरीना को इतना ज्यादा मुस्कुराता हुआ देखकर अधीन एकदम से चिढ़ गया और उसके गर्दन को हल्के से पकड़कर उसके होठों पर काटाते बोला, गिलहरी मुझे उकसाओ मत और चुपचाप से आराम करो, एक बार ठीक हो जाओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर अधीन अपनी जगह से खड़ा हो गया और जाकर दरवाजा खोला तो बाहर शांति काकी खड़ी थी। उन्होंने अधीन को देखते कहा, अधीन बाबा छोटी बहू और बॉस आ गए हैं। अधीन ने अपना सर हिला दिया और वो एक नजर अरीना को देखते बोला, आप इसे फ्रेश होने में हेल्प कर दीजिए। शांति काकी ने हाँ कहा और फिर अरीना के पास चली गई, जिसे देख अधीन कमरे से बाहर चला गया। जब वो नीचे आया तो देखा सब लोग हॉल में बैठे थे, जिसे देख अधीन भी जाकर उन सब के बीच बैठ गया। आहान ने अधीन को देखते हुए कहा, आज तुम्हें वक्त हो तो ऑफिस जाकर मीटिंग अटेंड करनी है। अधीन ने आहान को देखते हुए कहा, कितने बजे है आप मुझे टाइम शेड्यूल करके दे दीजिए। अगर वक्त मिला तो मैं चला जाऊंगा, नहीं तो कंपनी से किसी को भेज दूंगा। अधीन की बात सुनकर आहान बोला, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम खुद जाकर उसे अटेंड करके आना। आहान की बात सुनकर अधीन बोला, अगर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो ठीक है, बाकी आप सब कुछ देख लीजिए, मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। मम्मी प्लीज अरीना का ध्यान रखें। निधि ने मुंह बनाकर उसे देखा और कहा, ऐसे ऑर्डर छोड़ रहा है जैसे तेरी जाने के बाद मैं अपने बच्ची का ध्यान भी नहीं रख सकती। अधीन ने निधि को कोई जवाब नहीं दिया और वह मेंशन से बाहर चला गया। दूसरी तरफ आदित्य को पता चल गया था कि परी घर पहुंच चुकी है, इसलिए वह भी वहां से घर जाने के लिए चौपर से निकल गया था। अधीन की गाड़ियां कुछ ही देर में एक जगह आकर रुक गई थी। जिस जगह पर वह खड़ा था वहां पर दूर दूर कोई नहीं था, ना पेड़ था और ना ही कोई खेती, पूरी बंजर जगह थी। उस बंजर जगह पर बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। अधीन रौब से चलते हुए उस पत्थर के सामने जाकर रुक गया और उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमा दी। फिर उसने उस पत्थर के नीचे वाले हिस्से में अपने उंगलियों से कुछ कोड डाले, जिससे वह पत्थर वहां से हट गया और वहां पर एक गुफा तैयार हो गई। अधीन धीरे से उसे गुफा के अंदर उतर गया, वो सीढ़ियों उतरता हुआ अंदर जाने लगा। लगभग 5 मिनट बाद वह एक जगह पर आकर रुक गया, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन थोड़े आगे जाने के बाद वहां पर हल्का उजाला दिखने लगा, जिसके नीचे मिस्टर लुकास को कुर्सी से बांधकर रखा हुआ था और उसके पास ही रेमो खड़ा था। अधीन जाकर मिस्टर लुकास के सामने खड़ा हो गया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने खूंखार आवाज में बोला, क्या पता है तुम्हें अरीना के बारे में? अधीन की आवाज जैसे ही मिस्टर लुकास के कान में पड़ी, वह जोर जोर से हंसने लगा। उसका चेहरा बुरी तरीके से डैमेज हो गया था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पीटा गया था, लेकिन इतना मारने के बाद भी उसके चेहरे पर की वह हंसी रुकी नहीं थी। दर्द तो उसे बहुत हो रहा था, फिर भी वो हंसे से जा रहा था। उसे हंसता देख रेमो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इस वक्त शांत था क्योंकि अधीन उसके सामने खड़ा था। मिस्टर लुकास हंसते हुए रुक गया और अधीन को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा तुम सारी दुनिया से उसे छुपा कर रखोगे तो किसी को खबर नहीं लगेगी? गलत जा रहे हो अधीन मल्होत्रा, गलत जा रहे हो। देखना वह तुमसे दूर होकर रहेगी, जब उसे तुम्हारे बारे में पता चलेगा वह अपने आप तुमसे दूर हो जाएगी। मिस्टर लुकास की बात सुनकर अधीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने जोर से पास में खड़ी चेयर पर लात मारते हुए कहा, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो अधीन मल्होत्रा की जान को उससे अलग कर सके। अगर खुद मेरी जान भी मुझसे अलग होने की ख्वाहिश रखेगी तब भी वह मुझसे जुदा नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ इस अधीन मल्होत्रा की है। उसे कोई हक नहीं कि वह मुझे छोड़कर जाए, और अगर उसने जाने की कोशिश भी की तब भी वह ऐसा कर नहीं पाएगी, क्योंकि उसका रास्ता मुझे होकर गुजरता है और मुझ पर आकर खत्म होता है। अधीन की बात सुनकर मिस्टर लुकास ने उसे देखते हुए कहा, ये तुम्हारी सोच है, देखते हैं आगे क्या होता है। मिस्टर लुकास की बात सुनकर अधीन ने गुस्से से उसके मुंह पर गुस्सा मारते हुए कहा, मन तो कर रहा है तुम्हें अभी जान से मार दूं। अधीन की बात सुनकर मिस्टर लुकास ने उसके आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं मारोगे, इसलिए मुझ पर यह मेहरबानी करना छोड़ दो। अधीन ने रेमो को देखा और कहा, इसे टाइगर हाउस में रख दो। इतना कहकर अधीन तेज कदमों के साथ वहां से बाहर चला गया। रेमो ने मिस्टर लुकास को देखा और गुस्से से बोला,
कोशिश भी मत करना मेरी बहन को उसके सुख चैन से दूर करने की, वरना तुम सबका सुख चैन बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर लुकास ने रेमो को देखा और कहा, किसके पीछे लगे हो तुम जो खुद तुम्हें बर्बाद करने पर तुला है? रेमो ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, उसके हाथों से मैं बर्बाद होने के लिए भी तैयार हूं और मरने के लिए भी। इतना कहकर उसने अपने गार्ड को इशारा किया और फिर अधीन के पीछे चला गया। देहरादून। कबीर का घर। कबीर अमेरिका से देहरादून आ चुका था और वह इस वक्त अपने घर में बैठा मिस्टर जोन्सेस के अगले वार का इंतजार कर रहा था। उसे अच्छे से पता था जो वो नहीं कर पाया था वह मिस्टर जॉनसन स करके दिखाएंगे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था वह लोग जिस उलझने की कोशिश कर रहे हैं वह उन सब का बाप था और अब यह इन बच्चों को उनकी असली औकात दिखाने वाला था। मिस्टर जॉनसन स हॉल में बैठे हुए थे और उनके सामने एक आदमी खड़ा था। मिस्टर जॉनसन ने उसे देखते हुए पूछा, क्या खबर लगी है उसकी? उस आदमी ने मिस्टर जॉनसन को देखते हुए कहा, उन्हें मिस्टर एडी बॉस के साथ देखा गया है और वह मल्होत्रा मेंशन में ही रहती है। बस इतनी खबर लगी है, बाकी उनके बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। हम जल्द से जल्द और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है बहुत ही हाइड करके रखा गया है, जिस कारण हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें मिस्टर एडी बॉस के साथ मीटिंग रखनी चाहिए, शायद हमें कुछ खबर मिले। मिस्टर जॉनसन सर ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, ठीक है, फिर जल्द से जल्द उनसे मिलने का इंतजाम करो, अभी से मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेकर रखो, मुझे जल्द से जल्द उसे देखना है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए और वह आदमी मिस्टर जॉनसन को देखते हुए अपने मन ही मन बोला, जिसे पाने की सब कोशिश कर रहे हैं वह तो खुद उस आदमी के पास ही जो खुद एक नर्क का देवता है। 332 लगता है तुम्हें डोज देना पड़ेगा। मल्होत्रा इंडस्ट्री। अधीन की गाड़ियां आकर मल्होत्रा इंडस्ट्री के बाहर आकर रुक गई। गाड़ियां रुकते ही जल्दी से रेमो गाड़ी से बाहर आया और उसने अधीन के लिए दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अधीन अपने एटीट्यूड में बाहर निकाला और अपने कोट के बटन को सही करते हुए आगे बढ़ने लगा। जब वह गाड़ी से बाहर आया तो वहां पर खड़े लोग उसे देखने लगे। ये दूसरी तीसरी बार था जब अधीन मल्होत्रा इंडस्ट्री में आया था, वरना ऐसा काफी कम समय होता था जब मिस्टर एडबॉस के दर्शन सब लोगों को होते थे। जैसे ही अधीन ने ऑफिस के अंदर पैर रखा, सब लोग सावधान स्थिति में खड़े हो गए और अधीन को ग्रीट करने के लिए अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। लेकिन अधीन किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया और तेजी से मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगा। रोनित पहले ही वहां पर मौजूद था। अधीन को आता हुआ देखकर उसने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, क्लाइंट आ चुके हैं, बस तुम्हारा इंतजार था। अधीन ने रोनित देखते हुए अपना सर हिला दिया और तेजी से मीटिंग रूम के अंदर चला गया। जब वह मीटिंग रूम के अंदर आया तो उसने देखा वहां पर पहले से ही सब लोग मौजूद थे। जैसे ही अधीन अंदर आया सब लोग खड़े हो गए और उसे देखने लगे। सब लोग अहान मल्होत्रा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक अधीन मल्होत्रा को अपने सामने देखकर वहां पर मौजूद क्लाइंट एक दूसरे को देखने लगे। उन सब के चेहरे के उड़े रंग देखकर अधीन के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई और वह अपने एटीट्यूड में चेयर पर बैठते हुए अपने हाथों से इशारा करते हुए मीटिंग स्टार्ट करने के ऑर्डर दे दिए। जिसे देखकर मल्होत्रा इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट मैनेजर ने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया। अधीन का पूरा ध्यान प्रेजेंटेशन पर था, लेकिन उसका सर और दिमाग एक वक्त में सिर्फ प्रेजेंटेशन ही नहीं तो वहां पर मौजूद हर एक आदमी को स्कैन कर रहा था। उसे वहां पर देखकर पहले इसी सब लोगों के चेहरे के भाव बदल गए थे और अब वहां का प्रेजेंटेशन देखकर भी सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। लगभग 1.5-2 घंटे बाद प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, जिसे देख अधीन ने सबको देखते हुए कहा, आई होप आप सब लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसमें से एक क्लाइंट ने अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा, मिस्टर अधीन मल्होत्रा, यह मीटिंग अहान मल्होत्रा अटेंड करने वाले थे, ऐसे में आपका यहाँ आना हमें पसंद नहीं आया है क्योंकि हमें ये डील सिर्फ अहान मल्होत्रा के साथ ही फिक्स करनी थी। आई एम सॉरी, हमें कहते हुए बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि यह प्रोजेक्ट हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन हमें पसंद नहीं है और सबसे बड़ी बात अहान मल्होत्रा ने हमसे झूठ कहा।
उस क्लाइंट की बात सुनकर अधीन ने अपनी डरावनी नजर उसे पर डाली और डेविल मुस्कान ने बोला, यस मिस्टर राठी, अब आप जा सकते हैं। वैसे भी प्रेजेंटेशन फेक ही था और एक बात, आपके साथ की हुई हर एक डील हम कैंसिल करते हैं, अब आप जा सकते हैं। अधीन का एटीट्यूड देख उस क्लाइंट ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई और वह मीटिंग रूम से बाहर आ गया। अधीन ने अपने चेयर को रोल करते हुए कहा, क्यों बार बार सांप के बिल में हाथ डालने की कोशिश करते हैं, आप सब लोग समझ ही नहीं आता। रेमो ने अधीन को देखते हुए कहा, बॉस आपकी 1.5 घंटे बाद एक मीटिंग है, उससे पहले आपको मल्होत्रा मेंशन में जाना है। अधीन ने सर हिलाया और अपनी जगह से उठकर और फिर मल्होत्रा इंडस्ट्री से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद रोनित ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ये बॉस भी ना, इन्हें अच्छे से पता है कहा अपना हुकुम का इक्का यूज करना है। वो क्लाइंट बाहर आकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। यस बॉस, हमने पूरी कोशिश की पर हमारा प्लान बीच में ही फंस गया क्योंकि वो अहान मल्होत्रा मीटिंग के लिए नहीं आया था। उसका बेटा अधीन एडी बॉस मीटिंग अटेंड करने के लिए आया था, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते और ऊपर से उसने सारे डील्स कैंसिल कर दिए हैं। अब क्या करना है? दूसरी तरफ से उसे कुछ कहा गया जिसे सुनकर उस क्लाइंट मिस्टर राठी ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और फोन को जेब में रखते हुए बोला, यह अधीन मल्होत्रा और अहान मल्होत्रा सबकी जिंदगी को नर्क बनाकर बैठे हैं, ना जीने देते हैं और ना मरने देते हैं। सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। इस वक्त मलिष्का, अविनाश भी हॉल में मौजूद थे। अरीना अपने कमरे में आराम कर रही थी। तब तक अधीन भी आ गया था। परी इस वक्त नैना जी के पास बैठी हुई थी और वह बिल्कुल भी आदित्य को भाव नहीं दे रही थी, जिसे आदित्य बहुत उखड़ा हुआ था। दादाजी ने सबको देखते हुए कहा, 2 महीने बाद शादी का मुहूर्त है, तभी हम शादी करेंगे। उनकी बात सुनकर अधीन जो वहां पर चुपचाप बैठा था, उसने अपने रोबीली आवाज में कहा, नहीं दादू, शादी इस वीक में ही होगी। आप टेंशन मत लीजिए, सारी तैयारियां हो जाएगी। उसकी बात सुनकर निधि बोली, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है, 2 महीने का वक्त काफी अच्छा है। इस बीच हम अच्छे से सब कुछ फाइनल कर पाएंगे। 1 वीक में हम क्या ही कर लेंगे। अधीन ने निधि को देखा और कहा, मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, आप बस आपका पार्लर देखें। अधीन की बात सुनकर निधि ने अपने आंखें छोटी की और कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा मूड कुछ ज्यादा ही चलता है? कुछ तो गुण मेरे लिए होते, पूरा का पूरा बाप पर गया है एकदू खड़ूस सडू। अधीन ने मुस्कुराकर अहान को देखा और उसे एक डेविल मुस्कान दी, जैसे वह अहान को चिढ़ा रहा हो। जिसे देख अहान ने भी उसे एटीट्यूड से देखा और फिर निधि को देखते हुए बोला, आजकल स्वीटी पाई की जुबान कुछ लंबी नहीं होती जा रही है, लगता है तुम्हें डोज देना पड़ेगा। अहान की बात सुनकर निधि ने मुंह बनाकर उसे देखा और उसे धमकी देते हुए कहा, देकर तो देखिए ना, मैं यहाँ से सीधा मायके चली गई तो मेरा नाम भी निधि मल्होत्रा नहीं। अहान ने उसे देखा और उसे एक डेविल मुस्कान देते हुए बोला, इतनी ही हिम्मत है तो जाकर बताओ स्वीटी पाई। 333 आर्या का रिश्ता तो ना। सब कुछ शांति से निपट रहा था कि तभी मलिष्का बोली, सब कुछ तो ठीक है लेकिन मुझे एक और बात करनी थी। उसकी बात सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे तो मलिष्का सबको देखते हुए बोली, देखो मैंने कोई भी दहेज वगैरह तुमसे लिया नहीं है और ना ही मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी बेटी ही चाहिए जिससे मैं अपने बेटे बनाकर रखना चाहती हूँ। लेकिन एक और चीज है जो मैंने आदित्य से मांगी थी, आप उससे पूछिए क्या वह मुझे देने के लिए तैयार है। अगर हाँ तो ही यह शादी होगी वरना यह शादी नहीं होगी। मलिष्का के ऐसा कहते ही सब लोग शॉक हो गए और सबसे ज्यादा आदित्य, क्योंकि उसके डिमांड क्या थी वह सिर्फ आदित्य ही जानता था और अब अहान निधि को भी कुछ कुछ समझ आ रहा था। निधि ने झट से अहान के तरफ देखा तो अहान ने अपने पलके झपकाकर उसे शांत रहने का इशारा किया क्योंकि
मामला अब बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। जितना उन्होंने लाइटली लेने की कोशिश की थी उससे ज्यादा ये पेचीदा होता जा रहा था। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी कि दूसरी आकर टपक जाती थी। अब मलिष्का का कुछ और ही नया था। अधीन को सब कुछ पता था, उससे कोई भी बात छुपी नहीं थी। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं थी। मलिष्का की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से उसे देखा और कहा, तुम क्या सर पर गिरी हो बच्चों की खुशी की खातिर? मैं सब कुछ कर रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़ जाओ। अगर तुम्हें शादी मंजूर नहीं है तो ठीक है, हमें नहीं देनी हमारी बच्ची तुम्हारे घर में, जाओ जो करना है वह कर लो। आदित्य की बात सुनकर परी ने उसकी तरफ देखा। उसे नहीं पता था मलिष्का और आदित्य के बीच क्या हुआ था, लेकिन वह अपने लिए अपने बच्ची की खुशियों की बलि चढ़ाएगा ये उसे नहीं लगा था। उसने गुस्से से आदित्य को देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। गुस्सा जो थी। मलिष्का ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें अपने बच्चों से ज्यादा खुद की फिक्र है तो ठीक है, हमें भी यह रिश्ता मंजूर नहीं है। इतना कहकर मलिष्का अपनी जगह से उठ गई लेकिन अविनाश अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला, जिसे देख सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। मलिष्का ने गुस्से से अविनाश को देखा और कहा, अब क्या तुम अपनी माँ का अपमान करोगे? तुम्हारी खुशी के खातिर मैं तुम्हारी शादी आर्या के साथ करने के लिए तैयार थी, लेकिन अगर ये लोग कुछ देना ही नहीं चाहते तो ठीक है, क्या तुम्हें अपनी माँ की खुशी की परवाह नहीं है? अविनाश में मलिष्का को देखा और धीरे से बोला, मोम तमाशा मत करिए, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब आप चाहती है कि यह शादी टूट जाए? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको भी छोड़ना नहीं चाहता और मैं आर्या को भी नहीं छोड़ सकता। बिकॉज आई लव हर, और मैं आपकी खुशी के साथ साथ अपनी खुशी भी डिजर्व करता हूँ। आर्या अपनी नमी भरी आंखों से अविनाश को देखा तो अविनाश ने उसे अपनी पलकें झपकाकर शांत रहने का इशारा किया। वहीं अधीन आराम से सोफे पर टिककर बैठ गया और अपने दोनों हाथ उसने सिर के नीचे रखकर डेविल मुस्कान लिए उसे देखने लगा, जिसे देख अहान ने अपना सर हिला दिया। वो अच्छे से समझ गया था जरूर इसमें अधीन का हाथ था। अधीन ने सबको देखा और बोला, आंटी शादी आपको थोड़ी करनी है, वह तो अविनाश और प्रिंसेस दी को करनी है, तो यहाँ पर कहीं पर भी आपका फैसला फिट नहीं हो रहा है। अगर आप अपने बच्चों को छोड़कर अकेले रहना चाहती है तो खुशी से रहिए, वह क्या है ना खानदानी जायदाद कुछ ज्यादा ही है। अधीन बहुत एटीट्यूड बोला, जिसे सुनकर मलिष्का ने उसे एक लुक दिया और अपने मन में बोली, ये लड़का बाप की तरह ही है, बस बेइज्जती करना जानता है। फिर उसने गुस्से से अधीन से कहा, ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, इसकी वजह भी तुम्हारा खानदान ही है। मेरे बाप के पास भी बहुत प्रॉपर्टी थी, लेकिन आज जो मैं इस हालत में हूँ, ये भी तुम्हारे परिवार के कारण ही है। अगर तुम्हारे इस आदित्य चाचा ने मुझे छोड़ा नहीं होता तो मैं इस हालत में नहीं होती। मेरे साथ रातें रंगीन करके इसके साथ बस एक रात क्या गुजर ली, इसने शादी कर ली और मैं बस सब कुछ देखती रह गई, और अब ये फिर एक बार खुदगर्ज बन रहा है। जैसे पहले उसने खुद के बारे में सोचा था वैसे ही अब भी अपने बारे में ही सोच रहा है। अगर इसे अपने बच्चों का ख्याल होता तो मेरी बात मान लेता। मलिष्का ने जैसे इस बात का जिक्र किया सब लोग उसे देखने लगे। अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही थी। आर्या ने रोते हुए अविनाश को देखा और फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, अगर तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि ये रिश्ता हो तो ठीक है, आज से हम दोनों अलग हो जाते हैं। मैं तुम्हारे माँ का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं मेरे मोम का भी अपमान होते हुए नहीं देख सकती। इनका रिश्ता पहले कैसा था यह मुझे नहीं जानना, लेकिन अब वो मेरी माँ है और उनके ऊपर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाते हुए मैं नहीं सह सकती। प्लीज अविनाश, तुम अपने माँ के साथ यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर आर्या रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई।
नैना जी ने गुस्से से मलिष्का को देखा और कहा, तुम इसी लायक हो, इसीलिए भगवान भी नहीं चाहते थे कि तुम हमारे घर का कभी हिस्सा बनो। तब भी तुम हमारे घर में फुट गिराकर गई थी और अब भी तुम वही कर रही हो। मलिष्का ने नैना जी को एक डेविल मुस्कान दी और फिर वहां से चली गई। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख परी का आदित्य के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से आदित्य को देखा और कहा, हो गया आपके मन की शांति, मिल गया आपको सुकून। ऐसा क्या मांग रही थी वह जो आप दे नहीं सकते? इतना सब कुछ तो है आपके पास हमारे इकलौती बच्ची के लिए, क्या आप इतना भी खर्चा नहीं कर सकते? आदित्य जो पहले से गुस्से में था, उसने गुस्से से परी को देखा और उसके दोनों बाहों को कसकर पकड़ते हुए उसे अपने नजदीक खींचकर चिल्लाते हुए बोला, वो मुझे मांग रही थी, क्या सौंप दोगी अपने पति को किसी और औरत को? हो तुम राजी? जैसे ही आदित्य ने ये कहा, सब लोग हैरानी से उसे देखने लगी और परी शौक होकर उसे देखने लगी। 334 अंश का आदित्य को चिढ़ाना, आर्या की डिमांड। आदित्य की बात सुनकर परी एकदम से शॉक हो गई और अपनी डबडबाई आंखों से उसे देखने लगी। अब तक जो उसकी शर्ट को पकड़कर उसे सवाल पूछ रही थी, आदित्य की बात सुनकर उसकी पकड़ आदित्य के शर्ट पर से छूट गई और वह धीरे धीरे अपना हाथ पीछे लेते हुए अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, आप झूठ कह रहे हैं ना? मुझे पता है आप झूठ ही कह रहे हैं। ऐसे कैसे वह बात कर सकती हैं? आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, देखो परी, मुझे तुमसे झूठ कहने के लिए ना तो किसी ने कहा है और ना मैं तुमसे झूठ बोलना चाहता हूँ। उस दिन भी मैंने तुम पर गुस्सा निकाला था, उसका रीजन भी यही था। कल भी इसी कारण हमारे बीच झगड़ा हुआ था। मैं तुम्हें हट नहीं करना चाहता था। आदित्य की बात सुनकर परी ने उसे कुछ नहीं कहा और भागते हुए आर्या के कमरे की तरफ चली गई। निधि ने एक नजर आहान को देखा और वह भी उसके पीछे चली गई। दादाजी ने कुलदीप जी को देखा तो कुलदीप जी ने आदित्य को देखते हुए पूछा, क्या सोचा है अब तुमने? आदित्य अपने सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ गया। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसे देख दादाजी बोले, हो गया कल्याण। कहा था ना उस लड़की से दूर रहना, पर नहीं, इन लड़कों को तो ऐसा लगता है हम जो कहते हैं वह सब गलत है। दादाजी की बात सुनकर आदित्य चीरते हुए बोला, अब बस हो गया दादू। अब ये टोंट मारना बंद कर दीजिए और कोई सॉल्यूशन बता दीजिए। तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें सॉल्व करो, पता नहीं मेरी बच्ची कैसे होगी। इतना कहकर दादाजी भी वहां से चले गए। उनके पीछे कुलदीप जी भी चले गए, क्योंकि दादाजी की अब उम्र हो गई थी, जिस कारण हमेशा कोई ना कोई उनके साथ रहता था। अधीन ने आदित्य को देखा और कहा, मैं दी से बात करूंगा, अगर उन्होंने शादी के लिए मंजूरी दी तो ही यह शादी होगी, वरना ऐसी औरत के पास मेरी बहन बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इतना कहकर अधीन अपने कमरे की तरफ चला गया। अब वहां पर सिर्फ आहान और आदित्य ही बचे थे। तब तक अंश भी आ गया था। उसके कानों तक भी खबर पहुंच गई थी। उसने आदित्य को देखते हुए मजाकिया लहजे में कहा, भाई आपको तो ऑफर पर ऑफर मिल रहे हैं, एक के ऊपर एक फ्री। उसने मजाक करते हुए कहा तो आदित्य ने उसे घूर कर देखा और जोर से बोला, शट अप अंश। आहान ने अंश को एक लुक देते हुए कहा, कुछ पता चला तुम्हें? अंश ने सोफे से टिकते हुए कहा, तुम्हारा बेटा ना, सच में आहान क्या खाकर पैदा किया था तुमने उसे ना? ये तो सिर्फ तुम्हें ही पता है, पता नहीं किस कोने में सड़ा कर रखा है उसे। आहान ने उसे एक लुक दिया और एटीट्यूड से बोला, आखिर खून है मेरा। आदित्य ने उन दोनों को घूर कर देखा और कहा, वाह भाई वाह, क्या डिस्कशन चल रहा है तुम लोगों का, मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ। तुम लोगों के ऊपर मुझे बहुत प्राउड फील होता है। इतना कहकर आदित्य ने सोफे पर रखा कुशन उठाकर दोनों के ऊपर फेंक दिया, जिसे दोनों ने कैच करते हुए आदित्य को देखा।
अंश ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था यह आफत की पुड़िया आपके गले में ऐसे गिरेगी। आदित्य ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, यार उस दिन इसे भी खत्म करना चाहिए था, क्यों मैंने इसे जिंदा रखा, मैं यही सोच रहा हूँ। आहान ने भी आदित्य की तरफ देखा तो अंश ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्यों रखा से क्या मतलब, आपकी वो पहली मोहब्बत थी, ऐसे कैसे आप उसे मार देते। आदित्य ने उसे देखा और कहा, यार मुझे यूं की टेंशन नहीं हो रही, लेकिन मेरी बीवी अब मुझसे नाराज हो गई है। जब शादी हो गई थी तब इतनी मासूम थी, ऐसा लगता था मेरे तो भाग्य खुल गए जो मुझे इतनी मासूम बीवी मिल गई। लेकिन सच में अब वो पूरी तरीके से बीवी बन गई है। आहान ने आदित्य को देखते हुए कहा, वह सब तो ठीक है लेकिन अब शादी का क्या करना है। आदित्य ने अपना सर ना में हिलाते कहा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ आर्या का कमरा। आर्या अपना सर घुटनों में छुपाकर जोर जोर से रो रही थी। निधि, नैना जी और परी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर आर्या शांत ही नहीं हो रही थी। जिसे देख निधि ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, ना मेरी बच्ची इतना नहीं रोते, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा तो शांत रहो, और रही बात मलिष्का की तो तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम्हें अविनाश से शादी करनी है तो तुम बताओ, मुझे उसे अभी उठा कर लाते हैं। आर्या ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, छोटी मॉम ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ, और वह अभी की माँ ऐसे क्यों बात करती है। पहले तो कितना ज्यादा खुश थी ना, फिर ऐसे अचानक क्या हो गया जो वह ऐसा कर रही है। उसकी बात सुनकर नैना जी चीरते हुए बोली, वो दोगली इंसान, तुम्हें नहीं पता वह औरत नागिन है, नागिन। जब मुझे पता चला था कि अभी उसका बेटा है, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन सब लोग तुम्हारे कारण शांत हो गए थे। आर्या ने परी की तरफ देखा जो चुपचाप बैठी थी, क्योंकि वह इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रही थी। अपने मॉम को इतना शांत देख आर्या ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मॉम आप टेंशन मत लीजिए, शायद वो मेरे नसीब में नहीं लिखा था, और जो नसीब में लिखा है वही तो हमारे साथ होगा ना। उसकी बात सुनकर परी रोते हुए बोली, नहीं बच्ची, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ मेरे कारण हुआ है। निधि ने अपनी आंखें छोटी की और परी को देखकर कहा, एक बात बताए भाभी, आपकी शादी तो किसी और से तय हो गई थी ना, और फिर अचानक से भाई से शादी हो गई। फिर अब आप बताएं मलिष्का, आदि भाई भी तो उससे प्यार करते थे, लेकिन आपकी शादी करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था ना। शायद प्रिंसेस ठीक ही कह रही है। मैं तो कहती हूँ सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, और वैसे भी अच्छी बात है ना, हमारे बच्चे हमारे घर में रहेंगी, और अगर कोई घर जमाई हमें मिल जाता है तब तो सबसे बेस्ट है। निधि की बात सुनकर नैना जी ने उसके सर पर टपली मारी और सब लोग मुस्कुराने लगे। आर्या ने अंदर ही अंदर अपने आंसुओं को पी लिया, और अपने मुस्कुराते हुए परिवार को देखकर उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए खुद से कहा, सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अपने परिवार के खुशियों को आग नहीं लगने दूंगी अभी। भले मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन सबसे पहले बढ़कर मुझे मेरी फैमिली है। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठ गई और बाहर जाते हुए बोली, मुझे सबसे बात करनी है, आप सब नीचे चले। इतना कहकर वह अपने मुंह में 2 उंगलियां डालकर सीटी बजाते हुए ही नीचे आ गई। उसकी सीटी की आवाज सुनकर सब लोग बाहर आ गए। अधीन भी अरीना को लेकर बाहर आ गया था, क्योंकि अरीना कमरे में बैठे बैठे बोर हो गई थी। जैसे सब लोग हॉल में इकट्ठा हुए, आर्या ने सबको देखते हुए फिर अधीन को देखकर मुंह बना दिया, और फिर आहान से बोली, छोटे पापा मुझे ना क्लब जाना है, वह भी आप सबके साथ। आर्या की बात सुनकर आहान ने सर हिलाया और कहा, डन, आज रात ही चलेंगे। उसकी बात सुनकर अरीना ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, दी यह आप ठीक नहीं कर रही है, मुझे छोड़कर आप सब लोग अकेले अकेले चले जाएंगे।
आर्या ने उसे देखकर मुंह दिखाते हुए कहा, यस मेरी स्वीट भाभी, अब आप यहीं पर रहिए। उसकी बात सुनकर अरीना ने बेचारा सा मुंह बनाकर अधीन को देखा, तो अधीन बोला, दी सच कह रही है, तुम्हें इस हालत में क्लब ले जाना हम रिस्क नहीं ले सकते। अरीना ने अधीन की बात सुनी और अपनी आंखें छोटी करके फिर निधि को देखते हुए बोली, स्वीटी प्लीज मैं वही एक कोने में बैठ जाऊंगी, कोई मस्ती नहीं करूंगी। निधि ने अपना सर हिलाया और कहा, ओख मेरी स्वीटहार्ट हम सब लोग जाएंगे। उसकी बात सुनकर अरीना खुश हो गई। फिर सब लोग हंसी मजाक करते हुए बातें करने लगे और फिर सब अपने अपने काम पर चले गए। आदित्य को परी से बात करनी थी लेकिन उसे अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, इसलिए वह वहां से चला गया था। शाम को मना लूंगा, ऐसा उसने डिसाइड किया था। सब लोग रेडी होकर गार्डन में खड़े थे। अंश, ईशा, रोली, रोनित, पलक, निधि, आहान, आदित्य, परी और घर के सब बड़े लोग भी थे। सिर्फ दादाजी नहीं जा रहे थे। वह शाम को ही अपने दोस्त से मिलने नैनीताल के निकल गए। सब लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर गाड़ियों को। आहान ने सबको एक लुक दिया और फिर गराज की तरफ चला गया, जिसे देख सब लोग के उसके पीछे चले गए और बाकी ओल्ड एज वाले सब गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। कुछ ही देर में आहान, अंश, रोनित, रमो, इवांश और अधीन अपनी स्पोर्ट्स बाइक लेकर लड़कियों के सामने आकर गाड़ी को जोर से रेस करने लगे। जैसे ही निधि ने बाइक देखी, वह खुशी से उछल पड़ी और जल्दी से जाकर बाइक पर कूदकर बैठ गई। उसके हरकत देख आहान ने अपना सर हिलाते हुए कहा, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ठीक से बैठ जाओ। आहान को ऐसा खड़ूस होकर बात करते देख निधि ने अपनी आंखें छोटी की और धीरे से बोली, मन तो कर रहा है अभी आपको पीट दूं, लेकिन वह क्या है ना, मुझे मेरा मूड खराब नहीं करना। आहान ने उसे मिरर में देखते हुए कहा, तुम्हारा मूड में आज ठीक करता हूँ ना स्वीटी पाई। उसकी बात सुनकर निधि एकदम से झेप गई।